सर मेरे को भी एक डाउट था सर। अभी लास्ट में। ओके सर। चलो तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सानवी तुम्हारा टेस्ट सुनाइएगा इसका। यस सर। ओके, यस सर। ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड चैप्टर है। बस हमारे पास ये टेबल यूज होगी और कुछ क्वेश्चंस बड़े भी होते हैं इसमें। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास में वही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो जो कॉपी में इसके नोट्स होंगे वही सफिशिएंट होंगे टू प्रैक्टिस। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, नाम से समझिएगा हो कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री के वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो इस चैप्टर का अगर एक और नाम भी होता है, कुछ और बुक्स में देखोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस नाम होता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही वाला एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन हमारे में सिर्फ इतना ही है कि हाइट और डिस्टेंस वगैरह निकालना। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। तो सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। मान लो किसी का घर है, उसकी छत है, उसकी छत पे कुछ एंटीना वगैरह है और हम उसको देख रहे हैं नीचे से। लेट अस सपोज कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जो ऑब्जर्वर होता है, जो देख रहा होता है, उसकी आईज से जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उनके बीच में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सिंपल टर्म्स है, ऑल्दो ऐसा कुछ खास इनका यूज नहीं। क्वेश्चन हमें फाइनली बस रेशियो निकाल के ही करने, तो ये बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ऑब्जर्वर की आई से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो अभी बैठे बैठे मान लो फैन को देखने लगो या कुछ भी देखने लगो, तुम जिस चीज को देख रहे हो तुम्हारी आईज से लेके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बन रही है उसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो नीचे बना हुआ है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल बोल देंगे, पता ही होगा सबको। अभी दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कभी अगर हम कभी भी ऊपर साइड देख रहे हैं, अपने आई लेवल से ऊपर उठ के देख रहे हैं, तो हमें अपना चेहरा बहुत ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर साइड देख रहे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, जब हम ऊपर देखते हैं तो उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सबको आ गया समझ में? यस सर। पूरी क्लास की वीडियो क्यों ऑफ है? सिमिलरली अगर हम कभी नीचे देख रहे होते हैं, तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी देखो यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, मैंने क्या बताया, एंगल के बीच में, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो मान लो इस बार तुम छत पे खड़े हो और नीचे कुछ देख रहे हो, तो यहाँ तुम खड़े हो इस वाले पॉइंट पे और नीचे कुछ देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा। यस सर। यही गलती हो जाती है, नहीं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। मैंने क्या बोला, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। तो अगर तुम नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, हॉरिजॉन्टल तो यही लाइन है, so this will be angle of depression। ठीक है, इसका बहुत ध्यान रखना। सर क्यों समझ नहीं आया ये सब? ऊपर एंगल वाली ऑफ तो डिप्रेशन समझ नहीं आया। हाँ सर। ये तो पहले तो डेफिनेशन है, क्यों तो क्यों को कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन में क्यों थोड़ी होता है कि हम दीवार को दीवार क्यों बोलते हैं, डिफाइन किया गया हाँ है। नहीं मतलब समझ नहीं आया कैसे। डेफिनेशन समझो कि जब हम कभी भी नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, अपने लेवल से नीचे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन में एंगल किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट। डिप्रेशन में भी वही है,
हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट दोनों में सेम ही है, बस फर्क कितना है, एलिवेशन में हम ऊपर देख रहे हैं, डिप्रेशन में हम नीचे देख रहे हैं। आ गया? तो ये तो सर इक्वल भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेजर की बात ही नहीं हो रही कि इक्वल होंगे बड़े होंगे छोटे, तुम जितना ऊपर देखोगे उतना बड़ा एंगल, जितना नीचे देखोगे उतना उतना बड़ा एंगल, कितना है ये थोड़ी बात हो रही है, सिर्फ नाम की बात हो रही है, क्या बोलते हैं इनको। ओके सर। आद्या क्वेश्चन मार्क में लगा रही हो यस सर के बाद? कोई डाउट है क्या? सर ये जो आपने एंगल और डिप्रेशन के साथ हॉरिजॉन्टल बनाया, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल पैरेलल, हाँ, हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स एक्सिस वाला, हॉरिजॉन्टल का सर मतलब ये ये नहीं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होंगे? हाँ ये तो सिचुएशन पे पड़ा है, सिचुएशन पे होगा ना। अगर तो ऑल्टरनेट साइड पे होंगे तब इक्वल होंगे। अरे दो, अगर तुम सेम ही जैसा तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो फिर ऊपर से नीचे देखने तो ऑफकोर्स इस सिचुएशन में इक्वल होंगे, बट हमेशा दोनों थोड़ी बन रहे होंगे। हमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो यूजुअली होता है कि हम नीचे खड़े ऊपर देख रहे हैं या ऊपर नीचे देख रहे हैं, दोनों सिचुएशन थोड़ी एक ही क्वेश्चन में आ जाए। सेम चीज के लिए दोनों सिचुएशन आ सकती हैं कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक डिप्रेशन बन रहा है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे होगा वो। सेम ही चीज लेनी कि पहले नीचे से ऊपर देखा फिर ऊपर जाके नीचे देख रहे हैं, टाइम पास थोड़ी कर रहा है। समझ गए बात सब लोग? इन डेफिनेशंस में कोई इशू तो नहीं आ रहा है कि लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? नो सर। नो सर। नहीं है? चलो मैं एक आध एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, लिखना नहीं सिर्फ देखो कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड ही इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग अक्रॉस द रोड। ठीक है, एक जगह खड़ा हुआ है, रोड पे दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे देख रहा है, फॉर वट एवर रीजन, हमें उससे मतलब नहीं क्यों देख रहा है। अच्छा, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि पर्सन की हाइट क्या है तो हम पर्सन को पॉइंट मानते हैं। ये नहीं कि उसकी आपने उसकी हाइट नहीं ली, पैर नीचे होंगे सर ऊपर होगा, ये सब नहीं, वो पर्सन एक पॉइंट है अनलेस उसकी हाइट मेंशन की गई हो। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है अक्रॉस द रोड, ये एक बिल्डिंग है और इसके टॉप पे देख रहा है और कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम दैट पॉइंट इज 30 डिग्री। ठीक है, जब वो ऊपर से देख रहा है नीचे से ऊपर देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 मीटर, height of building is 50 meter and question is asking find the distance from the bottom of building to the observer। तो बेसिकली ये डिस्टेंस पूछ रहा है, मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी। तो क्वेश्चन क्या ए बी पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंड द ऑब्जर्वर। हमें ए बी निकालना है, बी सी दे रखा है और एंगल दे रखा है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ए बी बी सी और इस एंगल के बीच में रिलेशन, कौन सा रेशियो रिलेशन करता है? tan हम क्या लगा देंगे, tan 30 दैट शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू याद है? नो सर। 1/√3। 1/√3। ये नोट वाले कौन है? बी सी पता है 50 है और ए बी हमें निकालना है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50√3। समझ गया? ये cot 30 से करते तो यही आंसर आता। क्या सर cot 30 से भी करते तब भी हाँ यही हाँ आंसर बिल्कुल आता। बिल्कुल बिल्कुल सेम आंसर आता। तो बेसिकली अभी हर क्वेश्चन कुछ इसी तरह का होगा, तो इसमें पैटर्न क्या रखना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर डायग्राम बनाना। क्वेश्चन का 50% पार्ट तुम्हारा हो गया है इफ यू मेड द करेक्ट डायग्राम। क्वेश्चन इतने बेसिक नहीं होंगे, उसमें यूजुअली दो सिचुएशन होती हैं, तो दो इन्फॉर्मेशन दी होती है, हमें दो इक्वेशन बनानी होती है और दो अननोन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहला है क्वेश्चन का डायग्राम बनाना, उसके बाद रेलेवेंट रेशियो लगा देना। हो सकता है कि ये लेंथ पूछी होती है AC, तो उसमें हम tan लगा के साइन लगाते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रेशियो साइन देता है, तो डिपेंडिंग ऑन जो रेशियो रिक्वायर्ड है वो रेशियो लगा देना एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, दैट्स इट। इतना ही स्कूल में प्रोसेस। सर ने कहा अगर डायग्राम नहीं बनाया तो 1 मार्क्स काट लेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, डायग्राम के बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकते ना। ठीक है रफ बनाने की फेयर बनाना होगा यार, फेयर बना लेना यार, बड़ा क्वेश्चन आता है। ओके सर।
ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। A ladder is a ladder is resting against a wall. A ladder is resting against a wall. The distance between foot of ladder and bottom of the wall is 10 meter. The distance between bottom of the wall and foot of ladder is 10 meter. If the angle of elevation from the bottom of ladder to the top of ladder, if angle of elevation from the bottom of ladder to the top of ladder is 60 degree, find the length of ladder. Find the length of ladder. सर 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन। यार सनी नहीं आया क्लास। सर डन। 20 मीटर विनीत बोल रहा है, ठीक है। और कोई आंसर? सर 20। 20 रियली? हाँ 20 आएगा, ठीक है। कितने लोगों को नहीं आया? सर मुझे देखो भाई डायग्राम से पहले कि एक वॉल है, उस पे एक लैडर रेस्ट कर रही है, तो लैडर झुकी होगी थोड़ी। तो कह रहा है कि लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड बॉटम ऑफ द वॉल इज 10 मीटर। तो ये 10 दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ लैडर टू द टॉप ऑफ लैडर, तो यहां से देख रहे हो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन यही हो जाएगा 60 डिग्री। लेंथ ऑफ लैडर पूछे, इसको मैं एल बोल देता हूँ। तो कौन सा रेशियो है जो इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में रिलेशन बताता है? सर कॉस या सेक। कॉस। ये बेस और हाइपोटेन्यूज है ना, तो कॉस यूज कर लेते हैं। कॉस 60 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। 1/2 इज इक्वल टू 10/L और L इज इक्वल टू 20। इजी इजी। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The shadow of a pole is √3 times of its height. Shadow of a pole is √3 times of its height at a particular time. Find the angle of elevation of the sun at that time.
find the angle of elevation of the sun at that time. So at That time. हर टाइम सेम लेंथ ऑफ शैडो नहीं होती है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेंथ होती है शैडो की। तो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है जहां पर शैडो की लेंथ हाइट से √3 टाइम्स है। सर एट क्या मतलब? एट दैट टाइम, उसी टाइम की बात कर रहा है। उसी टाइम पे ऐसा। हर एक टाइम पे सन चेंज होता रहता है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का चेंज होता रहेगा। यस सर। आई गेस डायग्राम कुछ लोगों को बनाने में दिक्कत हो रही हो कि यार कहाँ से सन वगैरह आ गया। तो जो लोग शैडो कॉन्सेप्ट नहीं समझते उनको दिक्कत हो रही होगी। शैडो कैसे बनती है पता है? शैडो कैसे बनती है? कुछ लोगों को लगता है कि भूत आ जाता है, वो कुछ शैडो वैडो बना देता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, सब सन सामने होता है जब तो सर के अपोजिट बनती सर है। अपोजिट साइड अपोजिट साइड। बेसिकली जब लाइट ब्लॉक हो जाती है, लाइट आ रही है कहीं से, किसी चीज से ब्लॉक हो गई, तो वहां पर उस पोर्शन में लाइट नहीं पहुंच रही है, वो शैडो हो जाती है। समझ गए फंडा? यस सर। ठीक है। तो जैसे ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात है कि एक पोल है, उसकी हाइट h है, कह रहा है उस टाइम लेंथ ऑफ शैडो जो है उसकी √3 टाइम्स है। अच्छा, ये शैडो क्यों बन रही होगी? क्योंकि सन की रेज आ रही होंगी कहीं से, यहाँ कहीं सन है, उसकी रेज आ रही है ऐसे, और ये यहाँ पर ब्लॉक हो गई पोल से, तो ये शैडो बन गई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कहाँ से बन रहा है? यहाँ से बात हो रही है, इस पॉइंट से, एंड पॉइंट ऑफ शैडो से। शायद मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, बट ऑब्वियस है वो। तो सन जैसे यहाँ पर, तो ये शैडो बन रही है। कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हो, तो ये समझो कि अगर सन घूम के यहाँ आ जाएगा तो उस टाइम लेंथ ऑफ शैडो अलग हो जाएगी। उस टाइम देखो सन की रेस कैसे आ रही होंगी, अगर सन की पोजीशन चेंज हो गई तो सन की रेस यहाँ से आ रही होंगी, तो उस टाइम लेंथ ऑफ शैडो इतनी हो जाएगी। समझ गया पंडा? यस सर। ठीक है। सन अलग अलग पोजीशन पे जाएगा तो अलग अलग एंगल पे लाइट आ रही होगी, तो अलग अलग लेंथ ऑफ शैडो होगी। इसलिए कई बार तुम्हें लगता है, देखते हो तो शैडो बहुत लंबी जा रही होती है, कभी कभार छोटी शैडो बन रही होती है। तो डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल से लाइट आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये एंगल बताना है, नॉर्मल एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए होंगे। परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो क्या रेशियो यूज करना चाहिए? tan यूज कर लेते हैं। एंगल पता नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू h/√3h। यहाँ से h और h कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। tan थीटा 1/√3 होता है 30 के लिए, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30। आयुष ने मैंने बता दिया था, गुड। सर अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना हो तो कौन सा एंगल होगा? क्या? अगर इसी इक्वेशन में अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना हो तो कौन सा एंगल होगा जो हम निकाल? वैसे इस क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि सन से एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर भी अगर बात की जाए कि सन से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, तो फिर ये सन है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये एंगल हो जाएगा, इसके लिए ये वाला एंगल हो जाएगा। ये तो सर एटमॉस्फेयर से बाहर का निकालना पड़ेगा। अरे यार, वो टेक्निकल बात नहीं हो रही है। अगर ये इसको वो मान लो कि ये लाइट लगी हुई है, तो बात कर लो कि लाइट के ऊपर से। ठीक है। अब किए जाए रियल क्वेश्चंस। ये तो थोड़े से बेसिक टाइम पास क्वेश्चन थे, मतलब कितने सिमिलर। मार्क्स का आता है क्वेश्चन? क्या सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आते हैं? ये यूजुअली 1-2 मार्क का होगा, बट एक बड़ा क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क का आता है, और बड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, बट कई बार इजी भी होता है वो। अब कुछ क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हैं, वो सारे हम कर लेंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इन जनरल एवरेज डिफिकल्टी, कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। चलो लिखो। The angle of depression of a car
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन of a car standing on ground from the top of 75 meter, from the top of 75 meter tower is 30 degree, is 30 degree. सनी तुम लेट आए हो बहुत? सर इंटरनेट में दिक्कत आ रही थी। कौन सा इंटरनेट तुम्हारे घर में? एयरटेल का है। एयरटेल में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ भी वही है। सर लैपटॉप में दिक्कत है, पता नहीं सिग्नल नहीं पकड़ता सर ड्राइंग रूम में, पता नहीं क्यों। ये एक से एक प्रॉब्लम बताता हूँ। सर हमारे यहाँ भी एयरटेल में दिक्कत है, मैं हॉटस्पॉट से आ रहा हूँ सर। तुम्हारी सोसाइटी अलग है यार, मैं तो इस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। चलो, find the distance of the car from the base of tower. Find the distance of car from the base of tower. तो टावर की हाइट कितनी थी? 75 मीटर। इजी क्वेश्चन जैसे हमने अभी किए वैसे ही क्वेश्चन है ये। सर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा? हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला। टॉप से बोल रहे हैं ना, वो किसी बिल्डिंग के टॉप से कार को देख रहे हो तो नीचे देख रहा हो तो डिप्रेशन बनेगा ना। हो गया? बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हम कर रहे थे, बिल्कुल कुछ नया नहीं है इसमें। एक लाइन वाला है। 75 रूट से आदित्य बोल रहा है। आर्यन तुम्हें आ रहे हैं? सर 75 रूट 3 आर्यन समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बाकी मतलब ठीक ठीक आ रहा है। आंसर नहीं आया क्या? नहीं सर, आंसर तो अभी तक तो नहीं आया। आ रहा है। आयुष का तो 75 अपॉन रूट 3 आ रहा है। लेट्स सी। देखो एक हमेशा देखो यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही होंगे। तो कोई टावर है, इसको टावर मान लिया हमने जो वर्टिकल बनाया है ए बी, और टॉप ऑफ टावर से देख रहे हैं यहाँ पर कार खड़ी हुई है पॉइंट सी पर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो ये एंगल मत बना देना गलती से। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। तो ये एंगल दे रखा है, कितना दे रखा था? 30 डिग्री। तो उससे ये एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 75 दे ही रखा है और ये पूछ रहा है, तो कितना इजी है। कौन सा रेशियो लगाना चाहिए आ रहे हैं? साइन कॉस टैन क्या लगाना चाहिए? हाँ बोलो। हाँ आर्यन क्या टाइम पास कर रहे हो? नहीं होता सर। यार क्या पढ़ रहे हो यार? तुम्हें रेशियो नहीं पता है क्या ट्रिग्नोमेट्री के? साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पता है? भाई फेल हो जाओगे ऐसे यार तुम यार, पता नहीं क्या करते हो। कोई गिल्ट नहीं तुम्हारे अंदर? इतना तुम्हें समझा दिया, इतना डांट दिया, सब कुछ कर लिया। अर्जुन कौन सा रेशियो लगाना चाहिए? सर 10। वेरी गुड। परपेंडिकुलर मालूम है, बेस पूछ रहा है। परपेंडिकुलर बेस का रेशियो तो tan होता है। tan 30 इज इक्वल टू 75/x। आयुष तुम्हारा गलत कैसे हुआ? तुमने एंगल ऑफ डिप्रेशन गलत ले लिया था। यस सर। वैल्यू पुट करी
और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75√3। यूनिट लिखना नहीं भूलना, 75√3 मीटर। ठीक है, सर इसमें तो फिर एंगल ऑफ सप्रेशन और ये डिप्रेशन और वो वाला इक्वल हो जाएंगे। हाँ ये हमेशा इक्वल होते हैं। अगर एक ही पॉइंट से ऊपर नीचे देखोगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो वो सेम ही होंगे। इसमें मैं गलत हो गया, क्या गलत हो गया था, ये 30-30 नहीं लिया तुमने पहले कहा था ना, अगर एक ही पॉइंट मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हो और सेम ऊपर जाके नीचे देख रहे हो, तो वो एंगल सेम बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ ऑल्टरनेट एंगल। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। टू शिप्स आर अप्रोचिंग, टू शिप्स, अभी वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो मोस्टली आते हैं बोर्ड में, जिसमें दो दो अननोन होंगे और दो इन्फॉर्मेशन होंगी। तो हमें दो ट्रायंगल लेने हैं, 2 बार रेशियो लेना होगा और बस उनको सॉल्व कर देना है। टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस, two ships are approaching a lighthouse from opposite direction. Two ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angles of depression, the angles of depression of the two ships, of the two ships from the top of lighthouse, angle of depression of the top of the two ships from the top of lighthouse are Sir, the angle of depression of the two ships from the top of lighthouse are 30 degree and 45 degree, are 30 degree and 45 degree. सर रिपीट करना। Two ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angles of depression of two ships from the top of lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between two ships is 100 meter, if the distance between two ships is 100 meter, find the height of lighthouse. Find the height of lighthouse. ये चिराग और हार्दिक, तुम्हारा कैमरा कभी सही नहीं होता है। चिराग ने तो बहुत पहले कहा था कि मैं कल से सर ऑन रखूंगा, धोखेबाज है ये सब। ये देखो हार्दिक ने भी कहा था एक दिन कि आज ठीक नहीं है, पता नहीं क्या, ठीक ठीक कपड़े वपड़े नहीं पहना था शायद ज्यादा, बट वो एक दिन की बात है। हाँ कर लो, ये हार्दिक ने सस्पेंस बना रखा ना, एकदम ऋतिक रोशन निकलेगा सामने। करा नहीं सर, ऐसे नहीं, अभी कर दूंगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर। सिर्फ डायग्राम बना लो, बाकी मैं कराता हूँ। तो वही तो नहीं आ रहा सर, डायग्राम बनाने तो से मेरा डायग्राम बन गया। दिखाओ सनी। सर अभी 2 मिनट बाद बताना हो रहा है सर। हाँ मैं बता नहीं रहा हूँ। अरे 1 मिनट सर करने दो। थोड़ा पास लाओ कैमरा। क्या ये एक ट्रायंगल है बस, शिप 2 है तुम्हारा, एक ट्रायंगल में दोनों शिप कैसे कवर हो गए हैं? सर हमें हाइट ऑफ द लाइट हाउस निकालनी है। हाँ डायग्राम, डायग्राम ऑफ कोर्स 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। समीक्षा सर क्वेश्चन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, डायग्राम बनाओ तो कुछ। सर मेरा डायग्राम बन गया, फोटो खींच के भेजो। भेज दो। लाइट हाउस दोनों के बीच में है सर। ऐसा कुछ शिप अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है ना। अच्छा सर अब आ गया, इतनी देर से कंफ्यूज। देखो बातचीत करते करते आ जाता है।
सर बन गया डायग्राम। किसका बनाया, भेजो मुझे। सानवी का आया है, बिल्कुल ठीक डायग्राम है, गुड। और किसका है, और किसी ने तो भेजा नहीं अभी तक। अवनीश, अंशुमन, जल्दी। अवनीश का ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुमने लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं है अवनीश, 100 कहाँ है, और एनीवे ठीक है डायग्राम। सनी एक ही ट्रायंगल कुछ बना, दूसरा ट्रायंगल कहीं बन रहा है। चलो कुछ लोग आ गया, मतलब ठीक है, डुएबल है। अंशुमन वेरी गुड, अंशुमन का भी बिल्कुल ठीक है। सनी डायग्राम तुमने ठीक बना, लेकिन एंगल गलत कर दिए हैं, बाकी तो नहीं नहीं, डायग्राम में ठीक नहीं है, गड़बड़ थोड़ा किया है। हाँ हाँ बोलो। देखो मैंने बना लिया है। हाँ बिल्कुल सही है, वेल डन। इसका भी सही है, कौन है, अर्जुन का भी सही है, गुड वर्क। 1 मिनट फिर से देखना पड़ेगा। हाँ ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन तो बना दो अर्जुन, एंगल 30 लेकिन बिना लाइन के एंगल बना दिए हैं, लेकिन ठीक बनाया बिल्कुल। चलो अच्छा बस करो, मैं फोटो ही देखता रहूंगा क्या मैं। समीक्षा नहीं, दो अलग अलग ट्रायंगल थोड़ी बनेंगे। समीक्षा बनाया तुमने ठीक है, लेकिन दोनों ट्रायंगल ही साथ में बनेंगे। चलो लेट्स सी। तो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस देखा है, मूवीज में देखा होगा, एक्वामैन में देखा होगा। लाइट हाउस में ही मिला था वो, क्या बोलते हैं उसको, मरमेड। उसकी मदर थी जो एक्वामैन की। किसको सर? क्वीन थी सर। एक्वामैन की मदर क्या थी, क्वीन थी, क्या थी? क्वीन 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 थी। वैसे वो टेक्निकली तो मरमेड है ना, क्या है? आधी एक्वा मछली वुमन आधी है। इंसान। बोलते क्या उनको, ये बोलते आधी मछली आधा इंसान। मोमेड ही बोलते मर्मेड हैं ही सर। बोलते सर। मैंने बोलते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, तो लाइट हाउस देखा होगा मूवी में यूजली। सर मेरा आधा क्वेश्चन हो गया है। मतलब फिगर बन गया ना, उसलिए आधा क्वेश्चन हो गया है। नहीं सर, आगे भी हो गया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलो तो ये लाइट हाउस है, कह रहा है 2 शिप्स आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। तो मान लेते हैं कि भाई एक शिप यहाँ पर है पॉइंट ए पर, और दूसरा शिप है पॉइंट बी पे। अब दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, कहाँ से, टॉप ऑफ लाइट हाउस से। तो लाइट हाउस के टॉप को दोनों शिप से ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है, तो हॉरिजॉन्टल बना लो, ऐसी लाइन ऐसी लाइन, और एक तरफ एंगल है 45, तो ये एंगल है 45 और ये एंगल है 30। ठीक है, अभी हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गए, और बस हमेशा हर क्वेश्चन में यही है, 2 ट्रायंगल पकड़ लेंगे हम सही डायग्राम से, दोनों में रेशियो लगाएंगे और बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, उसमें नाम दे देता हूँ यहाँ C और यहाँ P। तो 45 से ये एंगल 45 आ गया, हमें एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लेना पड़ेगा ना, रेशियो लगाना है तो, और ये एंगल 30 आ गया। अभी देखो इसका सोल्यूशन स्कूल वाले कराएंगे, थोड़ा लंबा कराएंगे, मैं छोटा सोल्यूशन बता रहा हूँ किस तरह से करना। तो सबसे पहले तो हम किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसमें लगा दें, क्या रेशियो लगाना चाहिए हमें, tan 45। tan 45 पूरी लेंथ 100 दे रखी है। ठीक है, तो tan 45 लगा देते हैं, और tan 45 की हेल्प से क्या हम यहाँ पर AC निकाल लेंगे। tan 45 इज इक्वल टू, अच्छा हाइट निकालनी, इसको h मान लेते हैं, h अपॉन AC। ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, AC निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अल्टीमेटली AC और BC का सम पता है जो कि 100 है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन tan 45, और tan 45 1 होता है, तो AC इज इक्वल टू h आ गया। यस। ठीक है, यहाँ तक की लेंथ h आ गई। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में क्या लगा दें हम, tan 30 डिग्री। tan 30 लगा देते हैं, tan 30 क्या हो जाएगा, h अपॉन BC, और यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी
या पहले हम 1/√3 लिख देते हैं ताकि वो नीचे ना आए। 1/√3 इज इक्वल टू h/bc और bc की वैल्यू निकाल लेते हैं। bc की वैल्यू आ गई h√3 और हमें ये पता है कि ये पूरा AB 100 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं h + h√3 इज इक्वल टू 100? बस आंसर आ गया। यस सर। h कॉमन ले लो तो √3 + 1 इज इक्वल टू 100 और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 100/√3 + 1। इसमें आंसर कई बार रूट में आता है, इसको अगर तुम रैशनलाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा 50√3 - 1। ठीक है। यूजुअली स्कूल वाले या इन जनरल सोल्यूशन के देखोगे तो एक को x मान लेते हैं, इसको 100 - x, दो एक क्वेश्चन बनाते हैं, दो सोल्यूशन निकालते हैं। वैसे भी हो सकता है बट ये ज्यादा इजी है जो मैंने कराया। समझ गए? तो कहेंगे AC को x मान लो तो BC 100 - x हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल में रेशियो लगाओगे तो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन आ जाएंगे, उन दोनों को सॉल्व कर लो। उसमें कुछ गलत नहीं है बट ये थोड़ा इजी है। नोट कर लो एंड मार्क लेना। वैसे मार्क करना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। किसी को कुछ डाउट रह रहा हो तो पूछ लेना फॉर श्योर। सानवी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इसी लेवल के हैं, दो एक क्वेश्चन दो वेरिएबल, जैसे मैंने बताया। बहुत कम क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हैं, वो आते भी नहीं है, बहुत रेयर कभी आए हुए हैं, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है हमारी। और सब वो वाले कौन से क्वेश्चन है? कौन से डिफिकल्ट वाले? कराऊंगा भाई, सब तुरंत ही कर लोगे क्या? सर मैंने आपको कुछ भेजा, आप देख के बता दीजिए एक बार। तुमने क्या भेजा है? इसका सॉल्यूशन ही भेजा सर, मैंने कुछ और करा है सर, तो बस देख के बता दीजिए कि सही है या नहीं। ये कुछ तो गड़बड़ किया तुमने यार। तुमने कहा h/x, देखो एग्जैक्टली सनी ने वही, सॉरी अवनीश ने वही किया जो मैं कह रहा था कि एक को x मान लिया, एक 100 - x, विच इज परफेक्टली फाइन। और तुमने आई थिंक कैलकुलेशन में गलती कर दी है यार। नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है। कोई नोट कर रहा है अभी? डन सर। कर लिया। नेक्स्ट लिखो। The angle of elevation of the top of a chimney, the angle of elevation of the top of a chimney from the foot of a tower is 60 degree. The angle of elevation of the top of the chimney from the foot of a tower is 60 degree. And angle of depression of the foot of chimney, angle of depression of the foot of chimney from the top of tower is 30 degree. And angle of depression of the foot of chimney from the top of tower is 30 degree. किसी ने नहीं लिखा हो तो यही बता दो, नहीं तो फिर ये नहीं कहना कि पूरा दोबारा रिपीट करो। कुछ मिस तो नहीं हुआ किसी का? अभी जो एंगल बोला वो क्या था? And the angle of depression of the foot of chimney from the top of tower is 30 degree. But first angle 50 था।
60 था, हमेशा स्टैंडर्ड एंगल दिया होगा। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. If the height of tower is 40 meter, if the height of tower is 40 meter, find the height of chimney. If the height of tower is 40 meter, find the height of chimney. थर्टी डिग्री के बाद क्या था? If the height of tower is 40 meter, find the height of chimney. 14 मीटर। 40 भाई, 40। डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट काम डायग्राम बनाओ। अभी देखो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग वर्टिकल चीजें, एक चिमनी है एक टावर है। ऑफ कोर्स एक ज्यादा ऊंचा होगा एक कम ऊंचा होगा। एंगल सोच के देखो कि ज्यादा ऊंचा क्या होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा टावर होना चाहिए, ज्यादा ऊंची चिमनी होनी चाहिए। चिमनी होगी। चिमनी ज्यादा ऊंची होगी, रीजन? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। चिमनी को देखने के लिए टावर से, टावर के बॉटम से चिमनी को देखने के लिए ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, जबकि टावर के ऊपर से चिमनी को देखने के लिए मतलब उल्टे वाले में कम नीचे देखना पड़ रहा है। तो जिसका एंगल ज्यादा वो ज्यादा ऊंचा है, तो चिमनी यहाँ पर ज्यादा ऊंची है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाओ डायग्राम। आदित्य का तो आंसर भी आ गया है। ओके, विल सी। है 120 आंसर आया है आदित्य का भी, तुम्हारा भी वही आया है। लेट्स सी सही है या नहीं है। डायग्राम बन गया मोस्टली लोगों का। कोई ऐसा है जो डायग्राम नहीं बना पा रहा है? सर एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, देखो मुझे एंगल्स देख के रियलाइज हुआ कि चिमनी ज्यादा ऊंची है, तो मैंने चिमनी ऐसे बना ली और टावर थोड़ा सा कम ऊंचा बनाया, कुछ ऐसा। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो और फिर एंगल बनाना। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये मेरा टावर है और ये मेरी चिमनी है। तो टॉप ऑफ चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब यहाँ से टावर के फुट से देख रहे हैं चिमनी के टॉप को, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है। इस वाले एंगल की सब लोग समझ पा रहे हो? आई थिंक नाम देना ठीक रहेगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर एंगल ए सी बी की बात हो रही है जो 60 डिग्री है, टावर के फुट से चिमनी के टॉप पे। क्लियर है? अब देखो दूसरा एंगल क्या है। दूसरा कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप से चिमनी के फुट को देखा जा रहा है। तो टावर के टॉप पे खड़े हो जाओ और यहाँ से चिमनी के फुट को देखने लगो। तो ये बना एंगल। ध्यान रखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। तो इस एंगल की बात हो रही, ये एंगल 30 है और ये 30 है, तो उससे ये अंदर वाला 30 हो गया बाय ऑल्टरनेट एंगल। समझ गए सब लोग? किसी को डाउट हो तो बताओ डायग्राम में। डायग्राम ही मेन है सबसे पहला स्टेप। और एज आई टोल्ड कि हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, दो ट्रायंगल मिलेंगे, दो अननोन होंगे। देखो यहाँ पर दो अननोन क्या है, एक तो चिमनी की हाइट और दोनों के बीच का डिस्टेंस, चिमनी और टावर के बीच का डिस्टेंस। दो इक्वेशन बनेंगी, दो वेरिएबल होंगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। तो हमने कहा इनके बीच के डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो AC x हो गया। हाइट ऑफ टावर दे रखी है 40। अच्छा, अगर वो 40 है तो क्या ये AE तक 40 हो जाएगा? ये नॉर्मल ज्योमेट्री से देखेंगे, रेक्टेंगल बन रहा है ये। यस सर। ठीक है, BE नहीं पता है उसको H मान लेते हैं। मानने को पूरा भी H मान सकते हैं, जैसा तुम्हारा मन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको नीचे ऊपर वाला H -40 हो जाएगा।
चलो अब दो ट्रायंगल पकड़ लो। तो हम ट्रायंगल पकड़ने DAC। बताओ DAC मुझे कौन सा रेशियो लगाना चाहिए? ट्रायंगल DAC में मुझे कौन सा रेशियो लगाना चाहिए? सर tan tan 30 degree tan ही होगा दोनों में tan लगेगा। मोस्टली केस में tan ही लगेगा। tan 30 हो गया 40/x। यहाँ से वैल्यू डाली हमने तो 1/√3 इज इक्वल टू 40/x और x की वैल्यू आ गई 40√3। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई यहाँ से। अभी दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो BAC, वहां पर फिर से लगा दें tan। यस सर। tan 60 क्या हो जाएगा? देखो पूरी हाइट AB तो h + 40। इनफैक्ट मैं पूरे को h मान लेता हूँ, क्यों ही 40 अलग करें, कोई दिक्कत नहीं वैसे, बट मैं पूरे को h मान रहा हूँ AB को ताकि लिखने में थोड़ा सा आसान हो जाए। पूरी हाइट h मान लिए तो tan 60 क्या हो गया? h/x हो गया। ठीक है, tan 60 √3, h पता नहीं है, x की वैल्यू √3 है, हाँ सॉरी 40√3 और यहाँ से h की वैल्यू इजिली आ गई 40√3 इंटू √3 तो 40 इंटू 3 120 मीटर, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने आंसर दिया सबने सही दिया। देवांशी आ रहा है तुमको ये? अरे मैंने पूछा तुम गायब हो गई। आ रहा है समझ में? यस सर। थोड़ा परेशान दिख रही हो। नहीं सर। नहीं, ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ऐसा करो, होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन ले लेंगे 1 से लेके 6 क्वेश्चन तो कर लोगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सब 6 क्वेश्चन करने हैं, आराम से करना अच्छे से और आंसर वगैरह मैच कर लेना। देन कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। सर एक डाउट भी था। हाँ हाँ चिराग, अभी जिनको जाना हो जा सकता है, जिनको डाउट देखना हो देख सकते हैं। कल छुट्टी थी, छुट्टी है मतलब। छुट्टी उट्टी नहीं, का किस बात की छुट्टी भाई? और जन्माष्टमी है ना सर? जन्माष्टमी तो तुम्हारा, तुम कृष्ण बन रहे हो कहीं, क्या कर रहे हो तुम्हें बताओ? सर इंडिपेंडेंस डे की जाना पड़ता है सर। सर इंडिपेंडेंस डे की है। किसकी? इंडिपेंडेंस डे की। हाँ इंडिपेंडेंस डे तुम्हारी वैसे भी क्लास नहीं होती सैटरडे में ना। इंडिपेंडेंस डे तो सैटरडे को आई थिंक फाउंडेशन वालों की हो जाएगी। अरे फालतू टाइम पास नहीं, हर फेस्टिवल छुट्टी थोड़ी देंगे, अभी तो छुट्टी हुई थी लास्ट वीक। चलो गुड बाय दोज हु आर लिविंग। बाकी डाउट वाले मुझे चिराग डाउट बाय बाय। सर थैंक यू।